So in the last lecture we were talking about the form of mechanical energies और हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी. So kinetic energy क्या एनर्जी थी? It is the energy possessed by a body by virtue of its motion. ठीक है ना? It is the energy possessed by a body by virtue of its motion. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूव करती हुई बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है. और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था. दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन हमने निकाला. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेम एक्सप्रेशन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस. अब हमारे पास अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो है एक्सप्रेशन of kinetic energy by method of calculus. By method of calculus. So calculus means हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. मानो कि एक बॉडी है जिसका मास m है, तो m मास ऑफ द बॉडी m is the mass of the body and initially it is at rest of the body. जो बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, which is initially at rest. ओके. सो इसका मतलब इसकी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u ले लूं तो इसकी u क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0. और इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाई F. F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. हमने फोर्स अप्लाई की और ये बॉडी ds डिस्टेंस मूव कर गई, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी ds होगी. स्मॉल displacement of body in the direction of force applied. In the direction of force applied. तो हमने एक बॉडी जो रेस्ट पे है जिसका मास m है उस पे एक F फोर्स लगाई और ये बॉडी एक डिस्प्लेस हो गई बाय अ डिस्टेंस dx इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी. ओके. अगर हम कहें कि अब हमने छोटा वर्क डन कर दिया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. कितना वर्क किया? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज क्या हो गया? स्मॉल अमाउंट dw. हमें पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हमने फोर्स F लगाई और डिस्प्लेसमेंट ds हो गई, तो बोथ आर वेक्टर. तो F ds cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनका एंगल कितना है? 0. तो हमारे पास वर्क आ गया F इंटू ds. ठीक है. तो अगर देखो, अब हमने अगर रेस्ट की बॉडी को फोर्स लगा के मूव करवा दिया तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी बदल गई, तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया. तो इसका मतलब नाउ इफ A is acceleration produced by the force, अगर एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हुआ बाय द फोर्स तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स की एक और वैल्यू होती है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका मतलब m एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. So acceleration A is dv by dt, that means rate change of velocity. तो rate change of velocity को हम क्या डिनोट करते हैं? We denoted by acceleration. ओके. तो हम ये जो F की वैल्यू है ये इधर पुट कर देते हैं इसमें. So now putting
the value of F in equation 1, but we get small amount of work done dW is equal to m dV by dt into ds, और इसको क्या लिखा जा सकता है, m ds by dt into dV भी लिखा जा सकता है। तो dt को ds के नीचे ले आए और dV साइड में लिख दिया। अब ये ds by dt क्या होता है, ds है डिस्प्लेसमेंट और dt है चेंज इन टाइम। तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। सो वर्क डन can be written as mv dv because ds by dt is equal to velocity v। तो उसकी वेलोसिटी v है हमारे पास, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ds होता है टाइम dt में, तो उसके बाद वेलोसिटी कितनी आ जाती है, v वेलोसिटी। नाउ दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और अगर मैं ये कहूँ कि टोटल वर्क डन मैंने अगर लेना है उसकी जीरो वेलोसिटी से लेके v वेलोसिटी तक लेके आने में, तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो टू गेट द टोटल वर्क डन, to get the total work done, integrate above equation with limits of velocity। वेलोसिटी कहां से कहां बदली, इनिशियल 0 थी, फाइनल क्या हो गई v। तो हमारे को क्या मिलता है, वी गेट इंटीग्रल ऑफ dw विच इज इक्वल टू w इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ mv dv। वेलोसिटी कहां से कहां बदल रही है, 0 से v, तो m बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v dv अंदर आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ v dv इज v स्क्वायर बाय 2। सो टोटल वर्क डन कम्स आउट टू बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स हैं 0 से v। तो अपर लिमिट पुट करेंगे v का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो ये तो हट जाएगा, तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। एंड दिस वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी शोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो जितना काम हमने किया वो क्या होगा, वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएगा। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी of the body is equal to work done is equal to half mv square। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हाफ mv square। so this is the kinetic energy। okay, so the kinetic energy of the body is the half of the product of mass of the body and square of the velocity of the body। thus kinetic energy of a body is half the product of mass of the body and square of velocity of the body। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन, कई बार इस एक्सप्रेशन को निकालना हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और लीनियर मोमेंटम क्या होता था, लीनियर मोमेंटम होता था क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम याद करो, हमने स्मॉल पी से डिनोट किया था, और इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। तो मानो सपोज
सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m, तो हम ये मानते हैं एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास m है। सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, m मास ऑफ द बॉडी है और बॉडी की वेलोसिटी है v। तो बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो बॉडी में लीनियर मोमेंटम कितना होगा? तो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, लीनियर momentum of body, that is denoted by small p, which will be equal to the product of mass and the velocity। तो linear momentum जो होता है वो product of mass and velocity का होता है। and kinetic energy of the body, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है उस समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी k, which is equal to half m v square। सो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग kinetic energy, multiplying and dividing, multiplying and dividing above equation by m, we get kinetic energy is equal to half mv square मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय m। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2m, ये आ गया m स्क्वायर v स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज mv स्क्वायर। एंड व्हाट इज mv? mv इज द लीनियर मोमेंटम। तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। देयरफॉर इट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। So kinetic energy of a body is equal to p square by 2m, मतलब linear momentum का square बटा twice of the mass of the body। तो ये है relation between kinetic energy, relation between kinetic energy and linear moment, kinetic energy and linear moment। तो ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन होगा। नाउ फर्दर देयर आर टू केसेस, इफ p इज कांस्टेंट, अगर बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उस समय क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m। अगर बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी will be inversely proportional to mass of the body। and if kinetic energy is constant, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रखी जाएगी तो p स्क्वायर किसके के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m के, और p प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m के। मतलब आप एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख दो, अगर उसका मास बदलेगा तो उस हिसाब से p बदलेगा, तो अंडर रूट ऑफ m के प्रोपोर्शनल होगा। अगर लीनियर मोमेंटम बॉडी का कांस्टेंट है और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रखते हुए अगर आप मास बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर मास कम करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कीपिंग लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास। अगर p कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/m के प्रोपोर्शनल होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो हमारा बॉडी का लीनियर मोमेंटम जो है वो अंडर रूट ऑफ m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। So this was the relation between p, that is linear momentum, and kinetic energy. Now our next topic is work energy theorem or work energy principle। This is an important topic, एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, or it is also known as work energy principle। वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। आप एक बॉडी पे काम करो तो वो काम क्या करेगा, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बदल देगा। तो इसका मतलब मैंने काम किया और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है तो मैं कह सकता हूँ यही वर्क है। और अगर आपको वर्क डन पता है तो आप ये कह सकते हो कि भाई इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर सिमिलर थिंग्स एंड आर इंटर कन्वर्टिबल। तो वर्क से एनर्जी और एनर्जी से वर्क होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, work done by net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body। तो जितना काम बॉडी पे किया जाएगा वो सारा काम बॉडी की काइनेटिक डिस्प्लेस करने में, बॉडी को डिस्प्लेस करने में जितना काम किया जाएगा वो सारा बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के चेंज की फॉर्म में आपको नजर आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस, according to this work energy principle, according to this work energy principle, work and energy are equivalent quantities, are equivalent quantities। तो ये है हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। नाउ वी विल प्रूव इट। सो प्रूफ, अब हम प्रूव करेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, हम एक बॉडी को सपोज करते हैं, हमारे पास एक बॉडी है। सपोज वी हैव अ बॉडी जिसका मास जो है m है। बॉडी इनिशियली, जरूरी नहीं है हर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे हो बेटा, मूव भी करती हो सकती है। सो मान लो उसकी u है इनिशियल वेलोसिटी। So initial velocity of the body. F is the force applied on the body. Force applied on body along direction of motion. ओके तो फोर्स हमने F अप्लाई की अलॉन्ग द डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने फोर्स अप्लाई की अगर हमने किसी बॉडी पे, तो हमारे पास क्या हुआ, मोशन हुआ, मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, तो वहां पर एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन A इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। तो A एक्सेलरेशन बॉडी में हुई जिसके कारण उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है V हो गई। Final velocity of body after time t seconds। तो ये हो गया। सो नाउ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस ds। तो हमारे पास क्या हो गया कि हम वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क डन, हमने फोर्स लगाई F और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ds। तो एफ डी एस, ठीक है ना, वेयर डी एस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हमने फोर्स लगाई बॉडी पे एफ और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी एस हुई, तो कितना काम करना पड़ा होगा, छोटा सा काम डी डब्ल्यू, ठीक है। और एंड ऑल्सो हमने जो फोर्स लगाई एफ उसके कारण ए एक्सेलरेशन पैदा हुई। तो फोर्स जो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन होती है dv by dt, बिकॉज
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। तो फोर्स की वैल्यू होती है m dv बाय dt। तो ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। इट इम्प्लाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल कम्स आउट टू इक्वल टू m dv बाय dt into ds, और इट इज इक्वल टू m ds बाय dt into dv। तो ये ds बाय dt क्या होता है? तो ds बाय dt होता है हमारे वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो वर्क डन क्या आ गया? mv dv। तो ये छोटा सा वर्क डन है छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमारी बॉडी कहाँ से कहाँ गई? इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v पे गई। तो चेंज वेलोसिटी हो रही है। तो टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे। बाय अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी कहां से कहां बढ़ी? u से v, फ्रॉम u टू v is given by इंटेग्रल ऑफ dw। तो क्या होगा? टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। इंटीग्रेट करो, राइट हैंड साइड को क्या गया? mv dv विच विल बी इक्वल टू mv dv। द लिमिट्स विल बी, इनिशियल लिमिट है वेलोसिटी की u, क्योंकि इनिशियली हमारी बॉडी u से मूव कर रही थी, और फाइनल v हो गई। तो हमारे पास m बाहर आ गया, v dv का इंटेग्रल हो गया। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय 2। इनिशियल लिमिट है u और फाइनल लिमिट है v। तो हमारे पास क्या आ गया? m वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, और m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v है। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसका एक्सप्रेशन था बेटा? हमारा हाफ एम वी स्क्वायर एक्सप्रेशन था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो अगर वेलोसिटी v है फाइनल, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर है। सो इट इम्प्लाइज वर्क डन w इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस initial kinetic energy of the body. So it implies work done on the body is equal to change in kinetic energy of the body. तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना काम हमने बॉडी पे किया, वो बॉडी में क्या हो गया? उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें नजर आया। सो दिस प्रूव्स द वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो दिस प्रूव्स, सो इसका मतलब क्या हुआ? सो दिस प्रूव्स the work energy theorem or work energy principle. So this is the proof of a work energy theorem or work energy principle. Okay, this is an important topic. ये हमारा एक important topic है. This is important. इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक जी? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की थी, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी थी द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो उसकी पोजीशन या उसकी बनावट के कारण उसमें कोई एनर्जी होती है, उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field is known as potential energy of the body. So is known as potential energy of the body. So the potential energy is associated with the configuration arrangement of the system of object that exerts force on one another. तो एक तरह से क्या हो गया, एक सिस्टम बन जाता है जिसमें एक कोई भी पार्टिकल्स हो गए एक दूसरे पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गए एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ये अलग अलग तरह की हो सकती है। तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें धरती अपनी ओर अपने सेंटर की ओर खींच रही है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें, तो अगर किसी भी चीज़ को हम सरफेस से थोड़े हाइट पे उठा देते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉन्फिगरेशन और पोजीशन एनर्जीज होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ब्रॉड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आगे ये फर्दर अलग अलग तरह की भी हो सकती है। सो पोटेंशियल एनर्जी is associated with the configuration or arrangement or arrangement of a system of objects that exerts forces on one another। तो एक सिस्टम है जिसमें एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं बॉडीज, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है स्प्रिंग का। तो आपने अगर कई बार हमारे पास वॉचेज होती थी पहले, रिस्ट वॉच, जिसके अंदर हमें चाबी देनी पड़ती थी। अगर आप ध्यान करो तो उसके अंदर क्या होता था, स्प्रिंग में हमें क्या करना पड़ता था, वॉच में एक स्प्रिंग होता था, हमें उसको वाइंड करना पड़ता था। तो अगर आपके पेरेंट्स के पास अगर पुरानी वॉच है तो उसमें देखो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज आ गई हैं जिसके अंदर सेल्स डलते हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज नहीं होती थी। तो वॉचेज बनती थी, उनके अंदर स्प्रिंग होता था, तो हमें उनको चाबी देनी पड़ती थी, मतलब वी हैव टू वाइंड द स्प्रिंग। तो हम उसको चाबी देते मतलब उसको घुमाते रहते थे, तो स्प्रिंग क्या करता था, स्प्रिंग को हम वाइंड करते रहते थे, और वाइंड करके क्या होता था, वो एकदम कस के बंद सा हो जाता था और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती थी। हमने काम किया और उसके अंदर क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो स्प्रिंग धीरे 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 करके खुलता था, और जब वो खुलता था तो घड़ी की जो सुई थी हमारी वो चलती थी। तो हमने स्प्रिंग को वाइंड करके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी, और वो पोटेंशियल एनर्जी ने धीरे धीरे क्या किया, वर्क की फॉर्म में घड़ी की सुई को चलाया और हमें टाइम बताया। तो इस तरह से हम स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते थे। सो व्हेन वी वाइंड द स्प्रिंग of our watch, potential energy is stored in the spring
potential energy stored in the spring on the account of configuration, on the account of configuration of the turns of spring, of the turns of spring, and as springs unwinds, it works to move the hands of the watch. It works to move the hands of the watch. Thus, the wound spring has the potential to do the work. Has the potential to do work. So this is the potential energy. तो जब हमने स्प्रिंग को वाउंड किया, जब भी आप स्प्रिंग को ऐसे घुमाओगे देखोगे स्प्रिंग की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगी। तो जो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, जब आप उसको टाइटन करोगे, वाउंड करोगे, तो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगी। वो टाइटन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे खुलता हुआ हैंड्स ऑफ द वॉच, मतलब घड़ी की सुइयों को वो घुमाता है। तो उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है टू वर्क। तो हमें पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, हमने काम किया, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ अब, और उसने क्या किया, उस पोटेंशियल एनर्जी ने फिर काम कर दिया हमारे। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए बहुत है। पोटेंशियल एनर्जी का फर्दर जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने शुरू से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी, जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू कर लिया था टॉपिक, उसके बारे में बात की। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है बॉडी की जो उसके मोशन के कारण उसमें होती है, और काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस निकाला। तो कैलकुलस का मेथड क्या था, हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके हमने यही एक्सप्रेशन निकाला, दैट इज m इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सो उसके बाद हमने बात की काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, और लीनियर मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी, जिसको p को mv से डिनोट कर दिया जाता है, और काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ mv²। तो इन दोनों का रिलेशन निकाला, तो इन दोनों में रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m। तो स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द मास, ये होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल लीनियर मोमेंटम में सॉरी रिलेशन। अगर लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रख दिया जाए बॉडी की, तो अगर उसका मास बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली बदलेगी। मतलब अगर लीनियर मोमेंटम बॉडी का सेम रखोगे, मास कम कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और मास कम कर दोगे, मास ज्यादा कर दो तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखोगे तो P जो है वो अंडर रूट ऑफ m के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जितना भी वर्क एक फोर्स के द्वारा एक बॉडी को डिस्प्लेस करने में लगाया जाएगा, वो सारा वर्क बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बदल देगा। तो वर्क विल बी यूटिलाइज इन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क जो होगा वो एनर्जी की फॉर्म में आपको नजर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो मानो बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपने फोर्स F लगाई और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो, तो जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने जब ये सारा निकाला तो आपने देखा ये वर्क डन जो है वो इक्वल हो जाता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, चेंज इन एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये दोनों का फर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने ये देखा इस एक्सप्रेशन से कि हमने जितना काम किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। एंड दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस की। एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन या कॉन्फिगरेशन के कारण होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट के साथ होती है। तो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो सपोज करो हम अगर स्प्रिंग को वाउंड करते हैं, तो वाउंड करने में हम उसके ऊपर काम करते हैं और वो वाउंड होकर टाइटन हो जाता है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है बाय ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके टर्न्स जो बढ़ जाती है तो कॉन्फ़िगरेशन उसकी बदल जाती है, उसके कारण उसके अंदर क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वॉच का एग्जांपल लिया, तो वॉच को जब चाबी दी जाती थी तो वो स्प्रिंग टाइटन हो जाता था और फिर धीरे धीरे वो खुलता था, और खुलने के साथ साथ वो हैंड्स ऑफ दी वॉच को घुमाता था, मतलब काम कर देता था। तो उसके पास पोटेंशियल होता था काम करने का, तो दैट इज पोटेंशियल। तो इट हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क, एंड ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बाउंड्स ऑफ द स्प्रिंग इट हैज एन एनर्जी विच इज नोन एज पोटेंशियल। आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज को अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर उठा दें तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास एक एनर्जी आती है, हमें काम करना पड़ता है उसमें, और वो काम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट इज नोन एज अ gravitational potential energy. So this is it for today's lecture. Any doubts will be cleared in the next lecture. Thank you very much.